नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश जो शासन या राज्य सेवा परीक्षाएं जो होती हैं उनमें किस प्रकार का संशोधन किया गया है। तो इस संशोधन के बारे में जानकारी प्रदान करने से पहले मैं आपको बेसिक जो जानकारी दे देता हूं कि आरक्षण किस प्रकार से लागू किया गया था और उसमें क्या क्या संशोधन हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो संशोधन हुआ 2015 की जो संशोधन हुआ है उसको रिवर्ट कर दिया गया है। पहले जो व्यवस्था थी उसे अब फिर से लागू कर दिया गया है। होता यह है कि जो सीटें होती हैं वो जनरल श्रेणी की होती हैं, फिर एससी एसटी ओबीसी की होती हैं। और जनरल श्रेणी की जो भी सीटें होती हैं उसमें सभी कैंडिडेट जो रहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 2015 के बाद से ऐसा संशोधन कर दिया गया था कि जो भी व्यवस्था थी उसमें जो चरण होते थे प्री और मेंस में, उसमें केवल और केवल जनरल श्रेणी के ही जो या यूआर श्रेणी के जो भी कैंडिडेट होते हैं या उससे अप्लाई करते थे यूआर के लिए, केवल वो ही उसमें कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाते थे। यानी उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था उस उतनी सीटों के लिए। यानी उसमें केवल जनरल जो कैंडिडेट रहेंगे वो ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, या वो ही क्वालिफाई हो पाएंगे। लेकिन अब जो व्यवस्था है वो जो रहेगी वो पूर्णतः जो यूपीएससी की जो भी व्यवस्था है या फिर संविधान में वर्णित जो भी व्यवस्था रहती है रिजर्वेशन की, ठीक है, उसके अनुसार रहेगी। तो संविधान में आरक्षण की कोई व्यवस्था तो नहीं है, केवल उसमें और केवल जो ऐसा संशोधन या ऐसी जो परिभाषा दी गई है उसमें अफर्मेटिव एक्शंस के रूप में देखा जाता है। यानी कि राज्य और केंद्र ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें जो वंचित श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं या वंचित समाज है उनके लिए प्रमुख व्यवस्थाएं कर सकती हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जॉब के क्षेत्र में या अवसर की समानता। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं क्या प्रकार का संशोधन है। तो ये पूरी रूपरेखा थी। अब मैं आपको बता देता हूँ मेन जो कॉन्सर्न है हमारा। तो कॉन्सर्न है 20 दिसंबर 2021 यानी कल की तिथि में जो भी संशोधन था उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के 309 अनुच्छेद में राज्यपाल को पावर होती है कि वो संशोधन कर सकता है मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में। ठीक है, उसमें 2015 में जो भी संशोधन हुए थे उसको अब संशोधित कर दिया गया है। उसके अनुसार क्या है, तो उसमें परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। अब देख लेते हैं, एक परिभाषा है शिथिलीकरण की। अब ये शिथिलीकरण क्या होता है? शिथिलीकरण होता है यानी रिलैक्सेशन, ठीक है, यानी लचीलापन। और वहीं दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं कि इसमें आवेदक द्वारा यानी जो भी कैंडिडेट यानी जो रिजर्व श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, या महिलाएं, या फिर जो कैंडिडेट होते हैं भूतपूर्व सैनिक होते हैं, तो उसमें उन्होंने परीक्षा में शुल्क ली है या फिर यात्रा व्यय लिया है। ठीक है, यानी होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि परीक्षा जो एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस के लिए क्या होता है, जो फॉर्म भरने में कुछ प्रकार की रिलैक्सेशन फीस में दी जाती है। ठीक, तो या फिर उनको क्या दिया जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान परीक्षा देने के लिए। तो यदि उन्होंने बोल लिया है तो उसमें कोई मतलब उनको रिलैक्सेशन उनको लाभ दिया जाएगा इस प्रकार के संशोधन में। यदि उन्होंने अन्य प्रकार की जो है लाभ लिया है, जैसा कि मैं बता दूं, यदि वे महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, या फिर उन्होंने लाभ लिया है उम्र सीमा में। ठीक है, मान लीजिए मैं इसे एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई सीट थी जनरल की, ठीक है, और उसके लिए जनरल कैंडिडेट की जो आयु थी वो 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन अब यदि कोई 45 वर्ष का आरक्षित श्रेणी का कैंडिडेट, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करता है, क्या होता है कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन होता है, एससी के लिए और एसटी के लिए 5 वर्ष का जो है एक्सटेंशन दिया जाता है। ठीक है, यदि उन्होंने 3 और 5 वर्ष का एक्सटेंशन लिया है तो वो जो रहेंगे यूआर श्रेणी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था है शिथिलीकरण की। अब दूसरी आ जाते हैं अनारक्षित वर्ग। तो अनारक्षित वर्ग क्या होता है? तो अनारक्षित वर्ग क्या होता है, तो अनारक्षित वर्ग में अब आरक्षित वर्ग जो कि एस सी एस टी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जिन्हें शिथिलीकरण का लाभ नहीं लिया है। ठीक है, शिथिलीकरण का लाभ नहीं लिया। ठीक है, तो वो श्रेणी के जो कैंडिडेट है वो इसमें रहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देख लीजिए नियम 4 क्या है। तो पहले होता क्या था
15% कैंडिडेट प्री कैंडिडेट की यदि जो परीक्षा पास करते थे वो सेलेक्ट होते, फिर उसके मेंस के लिए जो क्वालिफाई करते थे वो कैंडिडेट 3 गुना होते थे, वो इंटरव्यू में जाते थे। तो अब व्यवस्था क्या होगी, 20 गुना कैंडिडेट को अब चुना जाएगा जो कि मुख्य परीक्षा हेतु सफल रहेंगे। अब इसमें क्या प्रकार का कट ऑफ रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि कोई कैंडिडेट रहेगा, प्री की बात कर लेते हैं, तो प्री में यदि कोई कैंडिडेट है वो 50% मार्क्स लाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा आपके यूआर श्रेणी में। और यदि कोई 40% कैंडिडेट मार्क्स लाता है, 100 में से 40 मार्क्स लाता है, तो वो रह जाएगा ओबीसी SC ST में। ठीक है, और वहीं मैं बात कर लेता हूँ जितनी प्रकार की सीटें रहेंगी उसमें कट ऑफ रहेगा। मान लीजिए कि 2 सीट ऐसी हैं जो कि जनरल के लिए, ठीक है। अब जनरल के जो कैंडिडेट रहेंगे, जैसे एक यदि कैंडिडेट है वो जनरल का है और एक कैंडिडेट ऐसा है जो जनरल का है और दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जो ओबीसी का है, ठीक है। यदि उन दोनों के मार्क्स बराबर हैं तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी, प्राथमिकता ना देकर उन दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा इसमें, ठीक है। और प्राथमिकता के अनेक चरण बाद में डिसाइड की जाएंगे जो कि फाइनल स्टेज में रहेंगे। तो इस प्रकार से 3 कैंडिडेट 2 सीट के लिए अब लड़ेंगे, ठीक है। अब तो इसमें क्या रहेगा, पहले जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा वो यूआर का रहेगा, फिर SC ST, फिर ओबीसी, और फिर इसमें जो कैंडिडेट रहेंगे महिलाएं, और जो कैंडिडेट रहेंगे वो रहेंगे हमारे भूतपूर्व सैनिक। इस प्रकार से 5 कट ऑफ हम निर्धारित किए जाएंगे और उसमें सिलेक्शन होगा। जो कैंडिडेट मार्क्स ज़्यादा लाते हैं तो वो जनरल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे प्रथम चरण में भी, ठीक है। और तो इस प्रकार से उनका जो क्या रहेगा, जनरल की जो कैंडिडेट मतलब जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट रहेंगे, अब उनको 2 फ़ायदा मिलेगा। एक तो वो यूआर के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर अपनी श्रेणी में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था कर दी जाएगी। अब क्या होगा, मुख्य परीक्षा में भी इसी प्रकार से व्यवस्था रहेगी। 3 गुना कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू के लिए। अब बात आती है फाइनल की। तो फाइनल में किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तो फाइनल में सिलेक्शन होगा 3 जो प्राथमिक, प्री, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर। अब ये देखा जाएगा इन कैंडिडेटों के लिए जो भी अंत में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उन कैंडिडेट को कहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो ओबीसी के कैंडिडेट यदि ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो अब उन्हें क्वालिफाई कर वो जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा ये कि जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। और होगा क्या, जो ओबीसी का कैंडिडेट का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, SC ST का कट ऑफ है, वो अब कम हो जाएगा जैसे कि व्यवस्था चली आ रही थी। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था जो है अब उसको फिर से ट्रैक पर ला दिया गया है, जो 2015 के बाद बंद हो गई थी। इसलिए 2019 और 2020 में इस प्रकार के जो केस लगे हैं इसलिए रिजल्ट आने में देरी हो रही। तो आप देख सकते हैं 2015 में जो संशोधन हुआ था वो किसकी सरकार थी, उन्हीं की वजह से आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट में देरी हो रही है। अब अभी भी उन्हीं की सरकार है तो उन्होंने फिर से अब इसको लाना पड़ा, क्योंकि जो पिछली सरकार थी कमलनाथ सरकार, उन्होंने इस प्रकार के जो है संशोधन की मांग कर दी थी, क्योंकि जो है जानकारी सभी में फैल गई थी। तो इसी प्रकार से जो कट ऑफ का निर्धारण अब किया जाएगा, 20% कैंडिडेट प्रथम चरण के लिए, दूसरे कैंडिडेट रहेंगे 3 गुना, वो इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। उसमें फाइनल जो कट ऑफ रहेगा वो उसी प्रकार से 5 श्रेणियों में रहेगा, यानी एक जनरल का, एक ईडब्ल्यूएस का, एक ओबीसी का, SC ST, महिलाओं का, और हमारा जो भूतपूर्व सैनिक रहेंगे। तो इस प्रकार से कट ऑफ का निर्धारण होगा। तो ये संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ गई। तो संशोधन लाने की आवश्यकता इसलिए प्रकार की पड़ गई क्योंकि होता यही था कि जो कैंडिडेट होते थे आरक्षित श्रेणी के, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। कहीं ना कहीं उनके साथ इस प्रकार का अन्याय किया गया, उसी को अब फिर से रिवर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो अन्य परीक्षाएं, जैसे व्यापम की परीक्षा की बात कर लेते हैं, तो उनमें होता क्या है कि वो एक प्रथम चरण की परीक्षाएं होती हैं, यानी उनमें केवल एक सिंगल पेपर होता है और उसी के बेस में आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो उसमें इस प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है रिज़ल्ट लाने के लिए।
केवल ये परीक्षा में जो संशोधन है वो राज्य सेवा परीक्षा और इसी प्रकार की जो परीक्षाएं रहेंगी जिनमें मेंस प्री और उनकी व्यवस्था रहेगी, तो उसमें ये नियम लागू किए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी जो नए संशोधन में थी। और भी कोई संदेह होता है और या कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। आप सभी का धन्यवाद। और कोई जानकारी होगी इस विषय में या अन्य विषय में, उसको प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।